नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। वो आपको पहले संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष। आप सभी को नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के ट्रेजरर, सेक्रेटरीज और दूसरे साथियों, ये एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं क्योंकि ये पहली बार हमारे नेता इस चंद इश्यू पे वो कहेंगे और राहुल जी भी अपनी बात आखिरी में रखेंगे। मैं एक आपका समय 7-8 मिनट लूँगा और बाकी डिटेल्स में कुछ कहना है उसको टेक्निकली हमारे ट्रेजरर आपसे संबोधित करेंगे। दोस्तों, ये तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो। ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो। ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी। उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत
मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वही कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः
कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था, नेहरू जी से लेकर, सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम सब किसान को एमएसपी देने की गारंटी करते हैं। हम सब युवाओं को 1 साल की नौकरी की गारंटी करते हैं। ऐसी 2-4 बड़ी बात रखेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह। हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ, देखिए, बड़ा दस्तावेज कोई नहीं पढ़ता, लोगों को 3-4 चीज़ें याद रहती हैं। क्या इंडिया अलायंस ऐसी 4-5 बड़ी घोषणाएं जनता के सामने रख सकता है जो लोगों को लगे हाँ भाई अच्छा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये आएंगे तो ये करेंगे? इतना तो जानने का हक पड़ता है, और वो अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। मुझे इंतज़ार है कि वैसी कोई घोषणा हो, उससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। और अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया है, कम से कम मेरी इतनी उम्मीद तो बनती है कि पूरा इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत लगा के इस घोटाले को इस देश के हर आखिरी इंसान तक लेके जाए। बिल्कुल। योगेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से अब चुनाव आ चुके हैं, हमने देखा गठबंधन की बात भी आपने कही, अब ये जो मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो गया, या चुनाव आयोग में हम देखते हैं किस तरह पहुँचने, आप तमाम, मैं देखते भी आया हूँ, आप सब लोगों से बात भी कर रहे हैं, जितने पैमाने पर पहुँचना चाहिए वो पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ज़ीरो भी नहीं है। तो क्या वो लोग समझ तो रहे हैं, उनके जेब पर तो असर पड़ रहा है, भले ही वो घर के बाहर झंडा लगा रहे हों 22 जनवरी को, जेब पर, उनके घर पर जो बच्चे हैं उनके रोज़गार पर, स्कूल पर, हर चीज़ पर असर तो पड़ रहा होगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो जनता है वो धीरे धीरे समझ रही है कि क्या कुछ हो रहा है? धीरे धीरे समझ रही है, मगर पॉइंट ये है ना कि धीरे धीरे में गाड़ी ना निकल जाए। अब गाड़ी की तो डेट आ गई है ना, 19 तारीख को गाड़ी चल दी है, तो धीरे। अब अपोजिशन पे चैलेंज ये है, देखिए, बैठे बैठाए आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं, मुद्दे अपने आप नहीं बनते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं। तो अपोजिशन के पास कहने को बहुत कुछ है, पर क्या अपोजिशन उसको मुद्दा बनाने के लिए पूरी ऊर्जा लगाने को तैयार है? पूरी, ये तो जान लगा के लड़ने वाला इलेक्शन है ये। अपोजिशन क्या ये पहुंचा पाएगा, उस पे डिपेंड करता है। मुद्दे हैं, जिस दिन इस देश की जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की हकीकत पता लग गई, इस देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस दिन देश के लोगों को ये लग गया कि यार ये हिंदू मुसलमान का सारा मामला इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड से हटाया जा सके, ताकि आपका ध्यान इस देश की लूट पे हटाया जा सके, अडानी जो कर रहा है उससे हटाया जा सके, तो जनता खड़ी हो जाएगी। अब चुनौती अपोजिशन के पास ये है, क्या वो अपना संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा इतने वक्त में? आज पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है, अगले 2-3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में पहुंचेगा, यही चुनौती है आज अपोजिशन के पास। मीडिया साथ नहीं है, जिसका मतलब है ज़मीन पे कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत किसी पार्टी की 2-4 सीट जीतने के लिए नहीं। अगर वो होती तो मेरे जैसे लोग क्यों खड़े थे? ना हमें कोई सीट जीतनी है, ना कोई हारनी है। ये देश बचाना, ये चुनाव गया तो संविधान हमारे हाथ से गया, ये देश बचाने का चुनाव है। इस लिहाज से ये सोच के अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है इस देश में अभी भी सच के लिए जो लड़ता है उसकी जीत होती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? आपने इस यात्रा में क्या कुछ देखा? मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा आ गई, राहुल गांधी अलग अलग नुक्कड़ों पे सभा करते रहे, अलग अलग लोगों से बात करते रहे, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने उठाया। 5 अलग ऐसे मुद्दे थे जिसके ज़रिए एक मैनिफेस्टो तैयार की गई। महिलाओं की बात हो, श्रमिक की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ऐसे तमाम बातों को उन्होंने किया। तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? दर्शकों को इस यात्रा को किस तरह से देखना चाहिए? मैं समझता हूँ बहुत सफल रही,
ऐतिहासिक रूप से सफल रही है यात्रा, मगर इस यात्रा की तुलना पद यात्रा से नहीं करनी चाहिए। पद यात्रा का एक अपना गति होती है, उसे एक अपना स्टाइल होता है, और ये व्हीकल यात्रा है। जो इस यात्रा ने किया वो 2-3 चीज़ थी। पहला तो इस यात्रा ने जो एक उदासी मायूसी का माहौल आ गया था 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उसको कई हद तक तोड़ा है। मैं इस पूरी यात्रा के दौरान रहा, जैसा आपने कहा, चुनाव का हिसाब लगाना मेरा आजकल काम नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा, जहाँ भी कांग्रेस की जैसी भी स्थिति थी उससे बेहतर इस यात्रा का रिसेप्शन रहा। हम बंगाल के ऐसे इलाकों में गए जहाँ कांग्रेस का वजूद लगभग ख़त्म हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई इलाके थे, लेकिन इस यात्रा को रेस्पॉन्स उससे बेहतर मिला है, इतना ज़रूर कहा जा सकता है। दूसरा, इस यात्रा ने सब्सटेंटिव मुद्दों पे फोकस किया। जहां पूरे देश में मोदी मोदी मंदिर मंदिर चल रहा था, इस यात्रा ने मुद्दा किया। 5 बड़े मुद्दे रखे। आपने याद दिलाया, युवा का मुद्दा, किसान का मुद्दा, महिला का, और आज ही श्रमिक का और वंचित वर्ग का जो भागीदारी का मुद्दा है। मतलब मोटे तौर पे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दोबारा एहसास किया कि उसका वोटर है कौन। हम धारावी में खड़े हैं और ये बहुत सुंदर जगह है ये देखने के लिए कि कांग्रेस का इस देश में जनाधार है कहाँ, कौन लोग हैं इस देश में, कौन लोग कांग्रेस के साथ हैं। गरीब हैं जो हम यहाँ देखते हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, औरत है, ये सब कांग्रेस के वोटर रहे। तो एक तरह से कांग्रेस खुद अपना खोया हुआ जनाधार से जुड़ रही है, खुद रियलाइज़ कर रही है कि वो इसका जनाधार है। मैं उसको कहता हूँ बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब अगर देश पूरे पिरामिड की तरह है तो जो नीचे है वो कांग्रेस का वोटर है और जो ऊपर वाले हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस दोबारा जुड़ने की कोशिश अब कर रही है और खुद राहुल गांधी ने बहुत कॉन्शियसली और बहुत एग्रेसिवली ये कोशिश की। आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी वो मोहब्बत की यात्रा थी। उसने इस देश को मोहब्बत शब्द दिया। ये यात्रा न्याय की यात्रा है और इसमें राहुल गांधी का तेवर काफ़ी आक्रामक रहा इस सवालों पे। बहुत वक्त के बाद देश में कोई सवालों को उठा रहा है। अब इसका चुनाव पे कितना असर होगा इमीडिएटली वो तो पता लगेगा, उसका भविष्यवाणी मैं यहाँ बैठ के करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे देश का मिजाज और दीर्घकाल में देश का जो एक राजनीति की गति है, दिशा और दशा है, वो बदलेगी। सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये जो यात्रा है उससे जो कांग्रेस अपने जो वोटर बेस है, जो वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। एक तरीके से अलग अलग मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया। महिलाओं के मुद्दे को भी उन्होंने महाराष्ट्र में उसके 5 जो मुद्दे थे वो उठाए और ऐसे तमाम पोल प्रोमिसेस उनकी ओर से किए गए जो शायद कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में उसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन सर, एक ऐसे समय में ये चीज़ें राहुल गांधी कर रहे हैं जब, जैसे कि आपने कहा, हिंदू मुस्लिम होता है, धर्म की राजनीति हो रही है। अब अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि सेना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। टीवी मीडिया का क्या हाल है वो तो हम सभी जानते हैं। तो उस समय तो ऐसे समय में सर, जब ये यात्रा निकाली गई तो एक तो टीवी मीडिया पर हमने इसे देखा नहीं, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति। तो ये कितना चैलेंज उसके लिए तैयार है या 10 साल में जो वोटर हैं उनकी परिस्थिति या मनोस्थिति भी बदली गई है और ये एक अलग चैलेंज था, लेकिन राहुल गांधी वो चैलेंज लेकर इस यात्रा में उतरे? देखिए, 10 साल में इस देश में बहुत जहर, बहुत झूठ डाला गया है लोगों के दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं। अब झूठ की काट, जहर की काट ये नहीं हो सकती कि आप हल्का जहर दें। आपको तो उसको काटना ही होगा। तो मोदी की काट मुद्दा है और कोई तरीका नहीं। आपको मुद्दे इस देश की जनता के सामने ले जाने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि वो काम इस यात्रा ने किया है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? आपने इस यात्रा में क्या कुछ देखा? मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा आ गई। राहुल गांधी अलग अलग नुक्कड़ों पे सभा करते रहे, अलग अलग लोगों से बात करते रहे, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने उठाया। 5 अलग ऐसे मुद्दे थे जिसके ज़रिए एक मैनिफेस्टो तैयार की गई। महिलाओं की बात हो, श्रमिक की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ऐसे तमाम बातों को उन्होंने किया। तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? दर्शकों को इस यात्रा को किस तरह से देखना चाहिए? मैं समझता हूँ बहुत सफल रही, ऐतिहासिक रूप से सफल रही है यात्रा, मगर इस यात्रा की तुलना पद यात्रा से नहीं करनी चाहिए। पद यात्रा का एक अपना गति होती है, उसे एक अपना स्टाइल होता है, और ये व्हीकल यात्रा है। जो
इस यात्रा ने किया वो दो तीन चीज़ थी। पहला तो इस यात्रा ने जो एक उदासी मायूसी का माहौल आ गया था 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उसको कई हद तक तोड़ा है। मैं इस पूरी यात्रा के दौरान रहा, जैसा आपने कहा, चुनाव का हिसाब लगाना मेरा आजकल काम नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा, जहाँ भी कांग्रेस की जैसी भी स्थिति थी उससे बेहतर इस यात्रा का रिसेप्शन रहा। हम बंगाल के ऐसे इलाकों में गए जहाँ कांग्रेस का वजूद लगभग ख़त्म हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई इलाके थे, लेकिन इस यात्रा को रेस्पॉन्स उससे बेहतर मिला है, इतना ज़रूर कहा जा सकता है। दूसरा, इस यात्रा ने सब्सटेंटिव मुद्दों पे फोकस किया। जहाँ पूरे देश में मोदी मोदी मंदिर मंदिर चल रहा था, इस यात्रा ने मुद्दा मुद्दा किया। 5 बड़े मुद्दे रखे, आपने याद दिलाया, युवा का मुद्दा, किसान का मुद्दा, महिला का, और आज ही श्रमिक का और वंचित वर्ग का जो भागीदारी का मुद्दा है। मतलब मोटे तौर पे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दोबारा एहसास किया कि उसका वोटर है कौन। हम धारावी में खड़े हैं और ये बहुत सुंदर जगह है ये देखने के लिए कि कांग्रेस का इस देश में जनाधार है कहाँ, कौन लोग हैं इस देश में, कौन लोग कांग्रेस के साथ हैं। गरीब हैं जो हम यहाँ देखते हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, औरत है, ये सब कांग्रेस के वोटर रहे। तो एक तरह से कांग्रेस खुद अपना खोया हुआ जनाधार से जुड़ रही है, खुद रियलाइज़ कर रही है कि वो इसका जनाधार है। मैं उसको कहता हूँ बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब अगर देश पूरे पिरामिड की तरह है तो जो नीचे है वो कांग्रेस का वोटर है और जो ऊपर वाले हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस दोबारा जुड़ने की कोशिश अब कर रही है और खुद राहुल गांधी ने बहुत कॉन्शियसली और बहुत एग्रेसिवली ये कोशिश की। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी वो मोहब्बत की यात्रा थी, उसने इस देश को मोहब्बत शब्द दिया। ये यात्रा न्याय की यात्रा है और इसमें राहुल गांधी का तेवर काफ़ी आक्रामक रहा इस सवालों पे। बहुत वक्त के बाद देश में कोई सवालों को उठा रहा है। अब इसका चुनाव पे कितना असर होगा इमीडिएटली वो तो पता लगेगा, उसका भविष्यवाणी मैं यहाँ बैठ के करूँ कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे देश का मिजाज और दीर्घ काल में देश का जो एक राजनीति की गति है, दिशा और दशा है, वो बदलेगी। सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये जो यात्रा है उससे जो कांग्रेस अपने जो वोटर बेस है जो वो तो ज़रूर लाइक करें, ऐसे आए तो सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम सब किसान को एमएसपी देने की गारंटी करते हैं, हम सब युवाओं को 1 साल की नौकरी की गारंटी करते हैं। ऐसी 2-4 बड़ी बात कॉमन रखेंगे। मिनिमम प्रोग्राम की तरह। हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ देखिए, बड़ा दस्तावेज कोई नहीं पढ़ता, लोगों को 3-4 चीज़ें याद रहती हैं। क्या इंडिया अलायंस ऐसी 4-5 बड़ी घोषणाएं जनता के सामने रख सकता है जो लोगों को लगे हाँ भाई अच्छा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये आएंगे तो ये करेंगे, इतना तो जानने का हक पड़ता है, और वो अभी तक घोषित नहीं हुई है। मुझे इंतज़ार है कि वैसी कोई घोषणा हो, उससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। और अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया है, कम से कम मेरी इतनी उम्मीद तो बनती है कि पूरा इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत लगा के इस घोटाले को इस देश के हर आखिरी इंसान तक लेके जाए। बिल्कुल। योगेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से अब चुनाव आ चुके हैं, हमने देखा गठबंधन की बात भी आपने कही, अब ये जो मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो गया या चुनाव आयोग में हम देखते हैं किस तरह पहुँच रहे हैं आप तमाम, मैं देखते भी आया हूँ, आप सब लोगों से बात भी कर रहे हैं, जितने पैमाने पर पहुँचना चाहिए वो पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ज़ीरो भी नहीं है। तो क्या वो लोग समझ तो रहे हैं, उनके जेब पर तो असर पड़ रहा है, भले ही वो घर के बाहर झंडा लगा रहे हों 22 जनवरी को, जेब पर, उनके घर पर जो बच्चे हैं उनके रोज़गार पर, स्कूल पर, हर चीज़ पर असर तो पड़ रहा होगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो जनता है वो धीरे धीरे समझ रही है कि क्या कुछ हो रहा है? धीरे धीरे समझ रही है, मगर पॉइंट ये है ना कि धीरे धीरे में गाड़ी ना निकल जाए। अब गाड़ी की तो डेट आ गई है ना, 19 तारीख को गाड़ी चल दी है, तो धीरे अब अपोजिशन पे चैलेंज ये है, देखिए बैठे बैठाए आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं, मुद्दे अपने आप नहीं बनते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं। तो अपोजिशन के पास कहने को बहुत कुछ है, पर क्या अपोजिशन उसको मुद्दा बनाने के लिए पूरी ऊर्जा लगाने को तैयार है? पूरी ये तो जान लगा के लड़ने वाला इलेक्शन है ये। अपोजिशन क्या ये पहुंचा पाएगा उस पर डिपेंड करता है। मुद्दे हैं, जिस दिन इस देश की जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की हकीकत पता लग गई, इस देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस दिन देश के लोगों को ये लग गया कि यार ये हिंदू मुसलमान का सारा मामला इसलिए किया जा रहा है
ताकि आपका ध्यान इलेक्ट्रल बॉन्ड से हटाया जा सके, ताकि आपका ध्यान इस देश की लूट पे हटाया जा सके, अडानी जो कर रहा है उससे हटाया जा सके, तो जनता खड़ी हो जाएगी। अब चुनौती अपोजिशन के पास ये है, क्या वो अपना संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा इतने वक्त में? आज पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है, अगले 2-3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में पहुंचेगा, यही चुनौती है आज अपोजिशन के पास। मीडिया साथ नहीं है, जिसका मतलब है ज़मीन पे कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत किसी पार्टी की 2-4 सीट जीतने के लिए नहीं। अगर वो होती तो मेरे जैसे लोग क्यों खड़े थे? ना हमें कोई सीट जीतनी है, ना कोई हारनी है। ये देश बचाना, ये चुनाव गया तो संविधान हमारे हाथ से गया, ये देश बचाने का चुनाव है। इस लिहाज से ये सोच के अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है इस देश में अभी भी सच के लिए जो लड़ता है उसकी जीत होती है।